अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम एस्थमा का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। स्टूडेंट, एस्थमा को पढ़ाने से पहले बुक से मैं आपको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी, कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। देखें स्टूडेंट, नॉर्मली हम हवा अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई भी पर्सन है, ठीक है, ये हवा अंदर लेके जा रहा है। अब खुद ही आप सोचिए, जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं, ये जो हमारे इर्द गिर्द एयर है ये इतनी साफ़ तो नहीं है, तो इस हवा के अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें होंगी, डस्ट पार्टिकल भी होंगे इस हवा के अंदर, ठीक है, और इस हवा के अंदर पोलन भी होंगे, ठीक हो गया। और भी काफ़ी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, पोलन हो सकते हैं। पोलन आपको पता है क्या होता है, ये हमने 9th क्लास बायोलॉजी में मैंने आपको जो प्लांट्स वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने पोलन के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक हो गया। और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर नहीं समझ आ रही पोलन क्या है, बस ऐसे करके छोटा सा कोई सब्सटेंस समझ लें आप, ठीक है। और इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब जो हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं, अब आपको पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस रखा हुआ है। उस म्यूकस ने क्या करना है, इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेना है, सही हो गया। अगर कुछ डस्ट पार्ट इसी तरीके से यहाँ पे म्यूकस के अलावा भी हेयर भी पड़े हुए हैं जिन्होंने डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना होता है। आपको याद हो, हमने एयर पैसेजवे में डिटेल में बात की थी। इसी तरीके से आगे फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स के आगे आपको पता है फूड पाइप आ जाता है, फूड पाइप और विंड पाइप आ जाता है। जो विंड पाइप होता है, ट्रेकिया होता है, हमने पढ़ा था ट्रेकिया की वॉल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप मुझे बताएं। ट्रेकिया की वॉल में एक तो वो म्यूकस क्रिएटिंग सेल्स भी थे जिन्होंने म्यूकस क्रिएट करना होता है, और दूसरा सीलिया होते हैं। याद है आपको, जब कोई ऊपर से डस्ट पार्टिकल कोई बच के आ जाता है तो इन म्यूकस, ये जो म्यूकस है इसने उस डस्ट पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल ये म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस ने क्या करना है, स्लाइमी सा मटेरियल होता है, चिपचिपा सा मटेरियल, इसने उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेना है। ट्रैप करके ये जो सीलिया है ना, अब इन्होंने ऊपर की तरफ ऐसे करके बीट करना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और वो जो म्यूकस है इसको ऊपर की तरफ प्रोपेल करना है, इसको ऊपर की तरफ फेंकना है। ऊपर की तरफ फेंकते फेंकते इसने यहाँ पे गले में आ जाना है, फेरिंग्स में आ जाना है। फिर फेरिंग्स में आप जब थूक स्वेलो करते हो ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी थूक स्वेलो करते हो, अपना स्लाइवा स्वेलो करते हो, ऐसे ही होता है ना। तो जब आप स्वेलो करते हो तो चीज़ें फूड पाइप में जाती हैं, तो वो इसी तरीके से वो जो आपका म्यूकस था वो भी फूड पाइप में आ जाएगा। और फूड पाइप में आपको पता है आगे स्टमक आ जाता है, तो स्टमक के अंदर एसिड पड़ा हुआ है, तो इस एसिड के अंदर आके वो म्यूकस जो होगा उसको जला दिया जाएगा। उसके अंदर बैक्टीरिया थे, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत प्रोसेस है, कितना खूबसूरत मैकेनिज्म है। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, मतलब ये नॉर्मली हमारे अंदर ये मैकेनिज्म चल रहा होता है, सही हो गया। क्योंकि जब भी हवा अंदर जाती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स और पोलन तो होते ही होंगे, हमारे इर्द गिर्द की हवा को इतनी साफ़ तो है नहीं। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स, इन लोग ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक हो गया। हाइपर रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि ओवर रिएक्ट करता है। यही डस्ट पार्टिकल्स, यही पोलन जिसको हमारी बॉडी ने क्या किया है, जो एक नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी ने बस इसको म्यूकस में डाल के ऊपर की तरफ फेंक दिया और फिर इसको यहाँ पे आके हमने जला दिया, एसिड के अंदर एसिड ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है। थोड़ी सी चीज़ को ना ज़्यादा ही हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। मतलब हालांकि है वो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल, एक पोलन, लेकिन उसकी बॉडी ने ऐसे केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देने हैं, जिन पेशेंट को अस्थमा होता है ऐसे ख़तरनाक केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देने हैं। एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं, ठीक है। और बॉडी में इन केमिकल को रिलीज़ करके बॉडी में शोर मचाना शुरू कर देना है कि बॉडी समझे कि पता नहीं क्या ही बाहर से आ गया है, हालांकि आया एक डस्ट पार्टिकल है, एक छोटा सा पोलन है, ठीक है। लेकिन इन लोगों की जो बॉडी होती है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है, ओवर रिएक्ट करती है। वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये पोलन है, इनको ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है, सही है। कैसे ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है, हमारे अंदर हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होता है केमिकल, लेकिन इन लोगों के अंदर जब ये केमिकल आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और पोलन आते हैं, इनकी बॉडी केमिकल रिलीज़ करना शुरू करती है जिसको हिस्टामिन कहते हैं। अब जब हिस्टामिन रिलीज़ होगा ना तो ये केमिकल दो काम करता है। ये केमिकल जाके ये आपको पता है ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया के बाद आपको पता है ब्रोंकाई ऐसे करके बनते हैं और ऐसे करके लंग्स बनते हैं। लंग्स में आपके ब्रोंकाई ने एंटर होना है, फिर आगे ब्रोंक्यूल बन जाएंगे, ऐसे करके छोटी छोटी वो जो ट्यूब्स हैं वो मज़ीद डिवाइड होती जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अब हम लंग के अंदर एंटर हो चुके हैं, ये लंग है हमारा, ठीक है, ये हमारा ट्रेकिया था और ये ब्रोंकाई है, सही है। अब ब्रोंकाई ने आपको पता आगे जाके डिवाइड होते जाना है, छोटे ट्यूब्स बनती जाएंगी, मज़ीद छोटे ट्यूब्स बनती जाएंगी। अब क्या होगा, इन लोगों की बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया केमिकल रिलीज़ होना शुरू कर जाएगा, बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, पता नहीं क्या आ गया, डस्ट पार्टिकल ही हालांकि आया है लेकिन बॉडी उसको ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है ना चीज़ों को। तो हिस्टामिन ने क्या करना है, दो काम करने हैं। इसने जाना है, जाके आपकी जो
ट्यूब्स है ना, इन ट्यूब्स को तंग करना शुरू कर देना है। क्यों? इन ट्यूब्स को तंग करने का मकसद ये है क्योंकि बॉडी को लगता है कोई ख़तरनाक चीज़ आ गई है, कोई डस्ट पार्टिकल, पता नहीं क्या ही चीज़ आ गई है, बॉडी को लग रहा है कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ आ गई है। तो बॉडी क्या चाहती है कि ये जो हवा की नालियाँ हैं, हवा की ट्यूब्स, इनको तंग कर दें। ये बॉडी का एक स्ट्रेटजी है। जब जाहिर सी बात है, आप खुद ही सोचो, जब हवा की नालियाँ अगर इतनी हैं, तंग हो जाएंगी, तो अंदर से कम हवा गुजरेगी, क्योंकि हवा के अंदर ही वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हवा के अंदर ही पोलन है, तो वो आगे कम आ पाएंगे। तो इस तरह बॉडी अपने आप को बचाने के लिए, ये बॉडी का अपने आप को बचाने का एक मैकेनिज़्म है। बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या कर दिया कि जो हवा की नालियाँ थी ना, उनको तंग करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया? पहले मान लो हवा की नाली इतनी थी, ठीक है, अब उसको तंग करना शुरू कर दिया। तंग कैसे करता है? क्योंकि ये जो एयरवेज होते हैं ना, इनकी वॉल के अंदर अल्लाह ताला ने मसल्स रखे हुए हैं। वो मसल्स होते हैं, कार्टिलेज होती हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करके हवा की नाली अगर इतनी थी, वो जो ट्यूब इतनी थी, अब छोटी हो जाएगी इतनी। ठीक हो गया? अब ऐसे हो गई। ठीक हो गया? इससे सही नज़र नहीं आ रहा, इससे बना लेते हैं। अब पहले इतनी थी और अब वो नैरो हो गई। उस केमिकल ने आके इस ट्यूब को नैरो कर दिया। अब खुद ही सोचिए, जब ट्यूब नैरो हो जाएगी, कम हवा अंदर जाएगी, हवा के अंदर वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे, पोलन थे, वो भी कम अंदर जाएंगे, तो बॉडी इस तरह अपने आप को बचाती है। लेकिन बॉडी को ये नहीं पता कि जब हवा अंदर कम जाएगी तो पेशेंट सांस कैसे लेगा। उस हवा के अंदर अच्छी चीज़ भी थी, जो ऑक्सीजन थी। ठीक है? तो इसलिए इन पेशेंट्स के अंदर सांस लेने में मसला पेश आता है, एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर ख़ास तौर पर। जब इनका एक्सपोजर, इनका सामना ऐसी हवा से ख़ास तौर पर होता है जिस हवा में पोलन हो, जिस हवा में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हो। ये डिपेंड करता है कि वो जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसको किस चीज़ से एलर्जी है। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको पोलन से एलर्जी होती है, तो जब ऐसा मौसम आता है जिसमें फ़िज़ा में पोलन ज़्यादा होते हैं ना, तो तब उनको सांस लेने में ज़्यादा मसला पेश आना शुरू हो जाता है। ठीक है? कुछ लोगों को डस्ट पार्टिकल से होती है, तो जब कभी सफाई वगैरह हो रही होती है, मिट्टी और गर्द उड़ा होता है, तो वहाँ पे फिर उनको, क्योंकि उनको उस चीज़ से एलर्जी है। ठीक है? तो जब वो एलर्जन का मतलब है वो सब्सटेंस जिससे उस चीज़ को, उस पेशेंट को एलर्जी है, उस पर्सन को एलर्जी है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पोलन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है मौसम के बदलाव से एलर्जी हो। ठीक है? एक जब मौसम बदला, कोल्ड एयर, ठंडी फ़िज़ा आई, ठंडी हवा पड़ने से उनको एलर्जी होती है। जब वो ठंडी हवा अंदर जाती है तो उनकी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है उस चीज़ से। जिस चीज़ से उनको एलर्जी होगी ना, उनकी बॉडी ने उस चीज़ को ओवर रिएक्ट करना है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट नहीं करती। हमारी बॉडी क्या करती है, कहती है चलो ठीक है, नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, कि चलो ठीक है, डस्ट पार्टिकल आए, कोई मसला नहीं, उन डस्ट पार्टिकल को म्यूकस के अंदर ट्रैप कर दो और उनको इस तरह करके सीलिया उनको बीट करेंगे ऊपर की तरफ और उनको गले में डाल दो, गले से उनको फूड पाइप से नीचे स्टमक में ला के उनको जला दो, नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन इन लोगों की बॉडी, एस्थमेटिक पेशेंट्स की बॉडी क्या करती है, ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है उस चीज़ को। ठीक है? समझ आ रही है ना आपको? ज़्यादा ही ड्रामा क्रिएट हो जाता है और ये सारा और वो केमिकल रिलीज़ होता है और वो केमिकल आके उनकी हवा की जो नालियाँ होती हैं पहले इतनी खुली होंगी, उनको तंग कर देगा। बॉडी का मकसद है इस चीज़ में भी। क्यों? क्योंकि हवा अंदर कम जाए, कम हवा आ जाएगी, कम पोलन अंदर आएंगे, कम डस्ट पार्टिकल अंदर आएंगे, तो बॉडी को इस तरह, ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, अपने आप को बचाने के लिए मैकेनिज़्म है। लेकिन जब हवा कम आएगी तो हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, तो जब ऑक्सीजन भी कम जाएगी तो सही गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसको सांस लेने में मसला पेश आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? ये एक नुकसान हो जाएगा इस हवा के अंदर कम जाने का। सही हो गया? तो अस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की। जिस तरह ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर आपने देखा था ना कि इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, इसी तरीके से अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इन दोनों की इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब आपको समझ आ गया ना? इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि, अच्छा मैंने आपको बताया था हिस्टामिन केमिकल ने दो काम करने हैं, एक तो इन एयरवेज को तंग कर देना है, दूसरा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करवा देना है, इस जगह पे इन्फ्लेमेशन करवा देनी है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो आपको पता है, पीछे हम डिटेल में पढ़ गए हैं, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है स्वेलिंग होती है। अब जब कभी भी आपके कहीं कट लग गया हो ना, तो आपने देख रहे हैं वहाँ पे ना वो जगह थोड़ी स्वोलन हो जाएगी, थोड़ी, ठीक हो गया, सूज जाएगी अगर मैं उर्दू में कहूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। जब यही ट्यूब मान लो पहले इतनी थी खुली, अब इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी तो इतनी सी रह जाएगी, अंदर वाली जगह कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ये एक ट्यूब है, अगर इस ट्यूब की वॉल के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ये फूलना शुरू हो जाती है, सूज जाती है, तो ऐसे करके सूज जाएगी ना, तो अब देखें अंदर कितनी थोड़ी जगह रह गई है, अब सिर्फ इतनी सी सिर्फ जगह से हवा ने गुजरना है। तो खुद ही सोचें, एयरवेज नैरो हो गए हैं। जब एयरवे नैरो हो जाएंगे, कम हवा अंदर जाएगी, तो सांस लेने में मसला पेश आएगा इन लोगों को, खुद ही सोचें। और जब भी हवा, मैंने आपको बताया, तंग रास्तों से गुजरती है तो विजिंग प्रोड्यूस होती है। मतलब वो लोग जब सांस लेंगे ना, खासतौर पर जब सांस बाहर की तरफ निकालेंगे तो सीटी जैसी आवाज़ पैदा होगी। या आपने यूट्यूब से बेशक वीडियो निकाल के देख लेनी है कि अस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर जब वो सांस लेते हैं तो जो विजिंग प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है। ठीक हो गया? चलें अब हम देख लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि
एस्थमा कुछ भी नहीं है, क्या है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल की स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग हो जाएगी, जब स्वेलिंग हो जाएगी तो मैंने आपको बताया वो चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, वो चीज़ तंग हो जाएगी। जब वही नालियाँ, ट्रेकिया, ब्रोंकाई वगैरह ये जो ट्यूब्स हैं नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, तो खुद ही सोचिए हवा अंदर कम जाएगी। ठीक हो गया, तो सांस लेने में तो मसला पेश आएगा ना। ठीक हो गया, ठीक हो। अब इसलिए उसने कहा है कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, ये अस्थमा है। अच्छा, सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट्स बताते हैं आपको। मैंने आपको पहले इसमें डिफरेंस बताया हुआ है साइन और सिम्टम्स में। साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर देखता है, सिम्टम्स जो पेशेंट आके मुझे बताएगा। पेशेंट मुझे क्या कहेगा, एस्थमा वाला पेशेंट ये कहेगा कि मुझे ना बार बार सांस लेने में मसला पेश आता है, रिकरिंग अटैक्स, बार बार ऐसे अटैक्स आते हैं कि उनको सांस लेने में मसला पेश आता है। जाहिर सी बात है, जब कभी उन लोगों का पोलन से एक्सपोजर होगा, पोलन से सामना होगा, तो उनको सांस लेने में मसला पेश आएगा। दूसरा वीजिंग, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट। विजिंग मैंने आपको बताया, जब भी हवा तंग रास्तों से गुजरती है ना, देखें नॉर्मली ब्रोंकस ऐसा होता है, कितनी ज़्यादा खुली जगह है कि हवा कितने रास्ते में से गुजर सकती है। लेकिन यही अगर पेशेंट को एलर्जी हो किसी चीज़ से, ये देखें एलर्जन एंटर कर गया, ठीक है, इन लोगों एस्थमा वाले पेशेंट्स की बॉडी भी म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिनको एस्थमा होता है ना, एक तो हिस्टामिन केमिकल रिलीज होकर काम कर रहा है, दूसरा यहाँ पे जो सेल्स है ना म्यूकस क्रिएटिंग सेल्स, वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? ताकि वो जो एलर्जन आया है, वो जो पोलन है, वो जो डस्ट पार्टिकल है, उसको इस म्यूकस में डाल के ना बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो बॉडी हर तरीके से एक्टिव हो गई है कि वो जो चीज़ पोलन है, डस्ट पार्टिकल है, जो कोई ख़तरनाक चीज़ है, उसको बॉडी से बाहर निकाल ले। ठीक हो गया। तो इस वजह से इन लोगों के अंदर आप देखेंगे इनको खांसी भी हो रही होती है। खांसी मैंने आपको बताया कफ क्यों होती है, क्योंकि जो आपके एयरवेज होते हैं ना, इनके अंदर म्यूकस जब बड़ा होता है ना, तो बॉडी खांसी करने की कोशिश करती है। हम खांसी करते हैं क्यों? क्योंकि ये म्यूकस को यहाँ से क्लियर करें ताकि हमारा रास्ता, हवा का रास्ता साफ़ हो। ये हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। ठीक हो गया। तो इसलिए इन लोगों के अंदर ज़्यादा खांसी भी लोग कर रहे होते हैं। एस्थमा वाले पेशेंट्स, तो चेस्ट टाइटनेस, इनको ऐसे लगता है सीने पे दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, सीने पे दबाव वाली फीलिंग आ रही होती है। तो ये एस्थमा वाले पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा। क्यों प्रेजेंट करेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हुआ क्या है, एयरवेज नैरो हो गए हैं, सांस लेने में मसला पेश आ रहा है इसकी वजह से। और जब एयरवे नैरो होते हैं, मैंने आपको बताया, तब वीजिंग प्रोड्यूस होती है। हमेशा जब भी कोई रास्ता तंग हो जाए ना, तो तंग रास्ते में से जब हवा गुजरेगी ना, तो आपको आवाज़ आएगी। नॉर्मली रास्ता बहुत खुला है, देखें कितना खुला रास्ता है, तो हवा गुजर भी जाए कोई आवाज़ पैदा नहीं होती। लेकिन अगर यही रास्ता इतना देखें तंग हो गया है, सिर्फ हवा ने इस तंग रास्ते में से गुजरना है, तो जब तंग रास्ते में से जब हवा गुजरती है तो हमेशा आवाज़ पैदा करती है। तो इसलिए वीजिंग एक सीटी की तरह आवाज़ पैदा होगी। और तीसरा मैंने आपको बताया खांसी। खांसी क्यों होती है? क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो जो पोलन है, उनको म्यूकस ने अपने अंदर ट्रैप भी किया हुआ है। तो उस म्यूकस को हमने क्लियर करना है रास्ते से, तो हम खांसी करते हैं ताकि हमारा रास्ता साफ़ हो। ठीक हो गया। और चेस्ट, सीने के ऊपर दबाव भी पड़ता है। अच्छा, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों एस्थमा होता है? वही मैंने आपको बताया, एलर्जन। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोग एलर्जेंस, जब भी बॉडी के अंदर एलर्जन एंटर कर जाए, एलर्जन वो चीज़ है जिससे उस शख्स को एलर्जी है। ठीक हो गया। अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों को डस्ट माइट, डस्ट होती है ना, डस्ट जिस तरह आपके कलीन वगैरह होते हैं घर में, उनके अंदर हवा आती रहती है तो डस्ट जाती रहती है, तो उनके अंदर एक कीड़ा आना शुरू हो जाता है जिसको डस्ट माइट कहते हैं, क्योंकि इस कीड़े को डस्ट पसंद है। तो डस्ट, कुछ लोगों को ना डस्ट माइट से एलर्जी होती है, इसलिए वो मतलब उन लोगों के अंदर, उन लोगों के घरों में फिर हम देखते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके घरों में कोई कलीन वगैरह तो नहीं बिछे हुए? तो वो कहते हैं हाँ कलीन बिछे हुए हैं। तो उनको कहते हैं कलीन आप हटा दें वहाँ से। ठीक हो गया। या कलीन की हर एक हफ्ते बाद सफाई करें, क्योंकि अक्सर लोग कलीन की ज़्यादा सफाई नहीं करते ना, बस वो बिछे रहते हैं, तो बस पीछे ही रहते हैं, तो उसकी वजह से उनमें डस्ट माइट आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को उनसे एलर्जी हो जाती है। हर शख्स को एस्थमा नहीं होता, ये उन लोगों को ही होता है जिन लोगों को उस चीज़ से एलर्जी होगी। कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, तो उनको फिर इस वजह से एस्थमा होगा। कुछ को मोल्ड से एलर्जी होती है, मोल्ड एक फंजाई है। ठीक है। कुछ को पेट डेंडर क्या होता है कि वो जो घर में जानवर वगैरह पाले होते हैं, अक्सर गाँव वगैरह में भैंसें होती हैं, उनका वेस्ट मटीरियल भी वहीं पड़ा होता है, तो कुछ लोगों को उनसे एलर्जी होती है। और फॉर एग्जांपल एक शख्स है, ठीक है, उसके घर में गायें भैंसें हैं और इस पेट्स वगैरह हैं, और उनका वेस्ट मटीरियल भी, ज़ाहिर सी बात है, वहीं होगा, तो उसको ना सांस लेने में मसला पेश आता है। तो इसलिए जब भी पेशेंट सांस के मसले के साथ आए ना, तो हम उससे पूछते हैं उसकी हिस्ट्री में कि आपके घर में आपने कोई जानवर तो नहीं पाले हुए, कोई परिंदे तो नहीं है, इस तरह करके हम उससे पूछते हैं। पेट डेंडर कि हम ये देखने के लिए कि क्या पता उस शख्स को उस चीज़ से एलर्जी हो, उस एलर्जी की वजह से उसको ये सारे मसाइल आ रहे हों सांस वाले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये चलो आगे की बात हो गई। अच्छा, एयर पोल्यूटेंट्स, हो सकता है उस शख्स को एयर पोल्यूटेंट से एलर्जी हो, लाइक स्मोक, हवा में जो स्मोक होती है, ये केमिकल फ्यूम, वो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, कुछ लोगों को ना खुशबू से भी एलर्जी होती है, आपने देखा होगा। जैसे ये मैंने देखा हुआ है
ठीक है। उनको जैसे ही मतलब खुशबू वगैरह कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आए ना, कोई तेज़ खुशबू, तो उनको खांसी और बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको वो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस से एलर्जी है, उस चीज़ से उनको एलर्जी है। कुछ लोगों को वेदर चेंजेस से एलर्जी होती है, जैसे मौसम में बदलाव आता है ना, तो उनको ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को ठंडी एयर, ख़ासतौर पर सुबह के वक्त जब एकदम ठंडी हवा उनको पड़ती है ना, तो उससे उनको सांस लेने में मसला पेश आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और कुछ लोगों को जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से अस्थमा होता है। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब ये है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब हम उनसे पूछेंगे तो उनके पेरेंट्स को भी अस्थमा होता होगा, या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स को अस्थमा होता होगा, तो उनकी फैमिली में किसी ना किसी को ये अस्थमा की शिकायत होगी। ठीक है। या एलर्जी, वही आपको बताया, उनकी फैमिली में किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से, तो इस वजह से उनको भी एलर्जी चल रही है, तो फैमिली हिस्ट्री का भी बड़ा किरदार होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। क्या हुआ है, हवा का रास्ता तंग हो गया, उसको खोल दो। तो ऐसी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं जिनको ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। कुछ भी क्या है ब्रोंकोडायलेटर्स? ब्रोंको मतलब जिन्होंने ब्रोंक्यूल्स को, आपके ब्रोंकाई को डायलेट करना है। लफ्ज़ बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई, ये जो आपके ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स है ना, इनको तंग हुए में इनको खोल दो, उनको डायलेट करना है। डायलेट मतलब होता है खोलना। तो ब्रोंको डायलेटर्स, हम ऐसी दवाइयाँ पेशेंट को देंगे। कौन सी दवाइयाँ? जो ब्रोंको डायलेटर्स होंगी, जो क्या करेंगी, उनके ब्रोंक्यूल्स को ख़ास तौर पर, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स जो है ना वो ज़्यादा ही छोटी नाली हैं, तो अगर ज़्यादा ही छोटी नाली है, पहले से बेचारी का वो नाली, वो जो ट्यूब है वो इतनी सी है, और वो नैरो हो गई तो खुद ही सोचो तो बंद ही हो जाएगी। ठीक है। तो उसको खोलने के लिए ख़ास तौर पर इन ब्रोंक्यूल्स को हम ब्रोंकोडायलेटर्स दवाइयाँ देते हैं ड्यूरिंग एस्थमा अटैक। ख़ास तौर पर जब पेशेंट को एस्थमा का अटैक आता है, एक ही दम वो पेशेंट को पोलन का एक्सपोजर हुआ, या एक ही दम उसको मोल्ड से सामना हुआ, डस्ट माइट से सामना हुआ, तो एक ही दम उसकी हालत ख़राब होना शुरू होगी, तो हम फ़ौरन उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ना वो इन्हेलर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो वो जो इन्हेलर होता है ना, उसके अंदर हमने ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन ही डाली होती है। तो जब वो इन्हेल करते हैं ना, तो वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन उनके इन्हेल करके यहाँ से जल्दी से एयरवे तक आ जाती है और उनके एयरवेज को खुला कर देती है, जिसकी वजह से फिर उनको बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमने अस्थमा डिटेल में पढ़ लिया। अब हम आगे लंग कैंसर को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।